बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर आज हम चैप्टर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम के कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में गिवन है वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ आर वेक्टर्स एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड जियोमेट्रिकली। वेक्टर्स को हम जियोमेट्रिकली ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि वेक्टर्स को चाहे हमने ऐड करना हो या चाहे सब्ट्रैक्ट करना हो, हम हेड टू टेल रूल यूज़ करेंगे। हेड टू टेल रूल है क्या, वो भी आपको इसी में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स देखते हैं कि वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ड्रा ऑल दी वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू दी स्केल। सबसे पहले आपने क्या करना है, वेक्टर्स को स्केल के मुताबिक ड्रॉ कर देना है। ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर, देन जॉइन द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर टू द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड सो ऑन। कि हमने फर्स्ट वेक्टर एज इट इज़ ड्रॉ कर देना है, जैसे ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि हमने क्या किया, फर्स्ट वेक्टर एज इट इज़ यहाँ से उठा के एज इट इज़ लेंथ और मैग्नीट्यूड वही रखी, हमने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद क्या करना है कि जो सेकंड वेक्टर होगा उसकी टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन कर देनी है। लेंथ और मैग्नीट्यूड सेम रखी और क्या किया कि सेकंड वेक्टर की जो टेल है उसके उसको फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन कर दिया। और इसी तरह अगर हमारे पास और कोई वेक्टर्स गिवन हो तो उनकी भी इसी तरह हम ज्वाइन करते जाएंगे कि हर नेक्स्ट वेक्टर की जो टेल है वो उससे पिछले वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन करते जाएंगे। एंड पे क्या करना है, एट द एंड ज्वाइन द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर टू द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इंडिकेटिंग डायरेक्शन टूवर्ड्स द लास्ट वेक्टर। हमने लास्ट में बिल्कुल एंड पे जो फर्स्ट वेक्टर होगा उसकी टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन करके जो एरो हेड है वो लास्ट वेक्टर की डायरेक्शन में बना देना है। तो ये जो हमारे पास आएगा इसको हम रिजल्टेंट वेक्टर का नाम देंगे और ये इन दोनों वेक्टर्स के एडिशन के इक्वल होगा। यानी कि अगर हम इसको इक्वेशन की मदद से लिखना चाहें तो वेक्टर्स जब ए और बी इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा आर इक्वल टू ए प्लस बी आएगा। इसके बाद हम ये देखते हैं कि वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में वन वेक्टर फ्रॉम अनदर वेक्टर मीन्स एडिशन ऑफ नेगेटिव ऑफ द वेक्टर विद द फर्स्ट वन। कि हम किसी भी वेक्टर को किसी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का मतलब ये है कि जिस वेक्टर को हमने सब्ट्रैक्ट करना है उसका नेगेटिव ले लेना है और नेगेटिव लेके दूसरे वेक्टर में हम ऐड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, वी फर्स्ट फाइंड द नेगेटिव ऑफ द वेक्टर्स विच वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ए वेक्टर। हम क्या करेंगे कि वेक्टर का नेगेटिव ले लेंगे जिस वेक्टर को हमने दूसरे वेक्टर में से सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है तो हमने इसको क्या किया, लिया नेगेटिव वेक्टर लिया। नेगेटिव वेक्टर लेने से क्या हुआ, मैग्नीट्यूड सेम रहा, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट हो गई है। देन वी विल ऐड ऑल द वेक्टर्स टू गेट द रिजल्टेंट वेक्टर। तो क्या करेंगे, उसके बाद हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर देंगे हेड टू टेल रूल के मुताबिक, जिस तरह ऊपर हमने हेड टू टेल रूल अप्लाई किया। तो जब इनको ऐड करेंगे जो रिजल्टेंट वेक्टर आर आएगा ये किसकी इक्वल होगा, आर इक्वल टू ए माइनस बी के। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं आर इक्वल टू ए प्लस माइनस बी। जो नेगेटिव ऑफ द वेक्टर था उसको ए में ऐड किया है, इस वजह से इसको इक्वेशन में ऐसे लिखा गया। अच्छा, इसके बाद हम जो नेक्स्ट है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ पॉजिटिव स्केलर हाउ इज द रिजल्टेंट रिलेटेड टू द ओरिजिनल वेक्टर। व्हाट इफ द स्केलर इज जीरो नेगेटिव। कि हम किसी भी वेक्टर को पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा, और अगर हम उसको जीरो से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या होगा, और नेगेटिव से किसी नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो तब रिजल्ट क्या होगा। तो 3 पॉइंट्स में हमने ये आंसर देना है। फर्स्ट हम देखते हैं कि पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे क्या इफेक्ट पड़ता है। When a vector is multiplied by a scalar, the result is another vector of a different length than the length of the original vector. यानी कि जब हम किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है, उसकी जो लेंथ है वो ओरिजिनल वेक्टर से चेंज हो जाती है, कम या ज़्यादा हो जाएगी। बेसिकली इंक्रीज ही करेगी, जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा। Multiplication by a positive scalar does not change the original direction, only the magnitude is affected. जब हम मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव स्केलर से, किसी पॉजिटिव स्केलर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि उसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो सेम रहेगी, उसके मैग्नीट्यूड पे असर होगा। क्या होगा कि अगर हमारे पास एक वेक्टर f है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि एक हमारे पास वेक्टर f है और हमने उसको मल्टीप्लाई किया है 2 से। 2 एक स्केलर है, पॉजिटिव स्केलर। तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस f को तो इस की वेक्टर की डायरेक्शन सेम रहेगी, इसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। पहले 1f था तो अब
2f हुआ तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो डबल हो जाएगा। इसी तरह अगर हम और स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर इफेक्ट इसी तरह पड़ेगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट था कि अगर जीरो से मल्टीप्लाई क्या करेंगे तो क्या होगा, तो मल्टीप्लिकेशन बाय अ जीरो स्केलर विल रिजल्ट अ नल वेक्टर। अगर हम किसी वेक्टर को जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, नल वेक्टर आएगा। नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी या तो कोई डायरेक्शन नहीं होती या एक आर्बिट्ररी डायरेक्शन से ही होती है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, जब नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब क्या इफेक्ट होगा। मल्टीप्लिकेशन बाय अ नेगेटिव स्केलर रिवर्सेस द ओरिजिनल डायरेक्शन विद चेंज इन मैग्नीट्यूड। कि क्या होगा, जब हम नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। जैसे हमारे पास एक वेक्टर एफ था, उसको हमने -2 नेगेटिव स्केलर है उससे मल्टीप्लाई किया, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। हाउ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं और उनको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वेक्टर फाइंड करने के लिए या वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वेक्टर्स के हैं क्या। इफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए गिवन वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर दे आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगर किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो उसको हम क्या नाम देंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का नाम देंगे। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, कंसिडर एफ एक्स एंड एफ वाई एज परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए फोर्स एफ। कि हमारे पास एफ एक्स और एफ वाई दो वेक्टर्स हैं जो फोर्स एफ के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं। दीज परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एफ एक्स एंड एफ वाई आर रिप्रेजेंटेड बाय ओ पी एंड पी आर। ओ पी से एफ एक्स को रिप्रेजेंट किया गया है और पी आर से एफ वाई को रिप्रेजेंट किया गया है। अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल के मुताबिक ये जो वेक्टर है ये इस और इस वेक्टर की एडिशन से हासिल हुआ, यानी कि f इक्वल होगा एफ एक्स प्लस एफ वाई के। तो नीचे इक्वेशन में वही चीज़ लिख दी कि f इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। द मैग्नीट्यूड्स एफ एक्स एंड एफ वाई कैन बी फाउंड यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। एफ एक्स और एफ वाई को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज अप्लाई करके। तो अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो हैं वो अप्लाई करते हैं इन पे। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी आर, ये ट्राइंगल है ओ पी आर, अगर हम इस पे ये एंगल है थीटा, कॉस थीटा अप्लाई करें तो कॉस थीटा किसकी इक्वल होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ओ पी ओवर ओ आर आएगा, एफ एक्स ओवर एफ आ जाएगा। तो यहाँ से एफ एक्स इक्वल आ जाएगा एफ कॉस थीटा के। इसी तरह जब हम इस पे साइन थीटा अप्लाई करेंगे तो साइन थीटा आएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, यानी कि एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ आएगा, पी आर डिवाइडेड बाय ओ आर। ये जहाँ पर लिखा हुआ है पी आर डिवाइडेड बाय ओ आर, पी आर एफ वाई की इक्वल है, ओ आर एफ की इक्वल है, तो एफ वाई ओवर एफ आ जाएगा। यहाँ से एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा आ जाता है। ये दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आ गए। अब हमने क्या करना है, इन परपेंडिकुलर की मदद से, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की मदद से जो फोर्स है वो देखनी है कि क्या आती है। तो राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी आर पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो ओ आर स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर आता है, एफ स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। यहाँ से एफ इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर आ जाता है जब दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे। तो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल विद एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, जो फोर्स की डायरेक्शन है वो कैसे होगी, tan थीटा इक्वल टू पी आर ओवर ओ पी इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स आ जाता है। ये tan इधर आकर इनवर्स हो जाएगा तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आ गया वेक्टर का और ये इसकी डायरेक्शन आ गई। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है वो हमने प्रूव करना है। तो डेफिनेशन सबसे पहले इसकी देख लेते हैं। द एनालिटिकल मेथड फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कि एनालिटिकल मेथड जिसमें हम एनालिसिस करते हैं, एडिशन वेक्टर्स को ऐड करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से, उसको हम क्या नाम देते हैं, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का नाम देते हैं। तो हम अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रॉपर वेक्टर्स को ऐड करते हैं उनके कंपोनेंट्स की मदद से। तो कंसिडर टू वेक्टर्स ए एंड बी मेकिंग एंगल्स थीटा ए एंड थीटा बी रिस्पेक्टिवली विद एक्स एक्सिस। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है ग्रीन कलर में दिखाया गया है और दूसरा वेक्टर बी है जो ब्लू कलर में दिखाया गया है।
और एक्स एक्सिस के साथ जो ए वेक्टर एंगल बना रहा है वो थीटा ए है, और जो बी वेक्टर एंगल बना रहा है वो थीटा बी है। नाउ व्हेन दीज वेक्टर्स आर एडेड बाय हेड टू टेल रूल वी गेट अ रिजल्टेंट वेक्टर आर मेकिंग एन एंगल थीटा आर विद एक्स एक्सिस। अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड करें तो जो एक रिजल्टेंट वेक्टर हमें हासिल होता है आर वेक्टर, वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा थीटा आर। ये रेड कलर में दिखाया गया है। तो अगर हम इसको हेड टू टेल रूल के मुताबिक लिखें तो आर इक्वल आता है ए प्लस बी के। फ्रॉम द फिगर वी सी दैट आर एक्स किसकी इक्वल होगा, ये जो आर एक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक है, अगर हम डायग्राम में देखें, फिगर में देखें, तो ए एक्स प्लस बी एक्स की इक्वल है। यानी कि जहाँ से लेकर जो यहाँ तक लाइन है वो ए एक्स प्लस बी एक्स की इक्वल है। आर एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। अगर हम इसको इसके यूनिट कंपोनेंट में लिखें आई कैप में, तो आर एक्स आई कैप इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस बी एक्स आई कैप। और अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखें तो आर एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स का मैग्नीट्यूड। इसी तरह जो हमारे पास है सेकेंड जो वाई कंपोनेंट आएगा आर का, आर वाई इक्वल होगा ए वाई प्लस बी वाई के। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो ए वाई प्लस बी वाई की इक्वल है, जो आर वाई की इक्वल होगी। यानी कि आर वाई इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई। और जब इसको इसके यूनिट वेक्टर में लिखेंगे तो जे कंपोनेंट आएगा आर वाई जे कैप इक्वल टू ए वाई जे कैप प्लस बी वाई जे कैप। और इसका मैग्नीट्यूड लिखें तो आर वाई इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई आ जाता है। ये हमारे पास दोनों कंपोनेंट्स आ गए थे। अब हम इनकी मदद से जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो फाइंड कर देते हैं। बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप। यानी कि जो रिजल्टेंट है वो किसकी इक्वल होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। इनके दोनों कंपोनेंट्स को ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर जो आर एक्स और आर वाई थे उनकी वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पर। इसके बाद द मैग्नीट्यूड इज, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहें, वो यूनिट वेक्टर की फॉर्म में था, मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो फार्मूला अप्लाई होगा आर इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। आर एक्स और आर वाई की वैल्यू पुट कर देनी है, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ए वाई प्लस बी वाई स्क्वायर आ जाएगा। डायरेक्शन, अब डायरेक्शन इनकी कैसे फाइंड की जाएगी, वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। यहाँ से टेन इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी एक्स आ जाता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से वेक्टर फाइंड करते हैं, और वेक्टर को हमने उसका मैग्नीट्यूड इस फार्मूले से फाइंड करेंगे और जो इसकी डायरेक्शन होगी वो इस फार्मूले से फाइंड की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। डिफाइन द डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, व्हाट ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन डज द डॉट प्रोडक्ट हैव, गिव एग्जांपल्स। स्केलर प्रोडक्ट क्या है या डॉट प्रोडक्ट क्या है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्वांटिटीज, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज इज ए स्केलर क्वांटिटी देन इट इज कॉल्ड अ स्केलर प्रोडक्ट। यानी कि हम दो वेक्टर्स को, वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करें और जो हमारे पास आंसर आए वो एक स्केलर क्वांटिटी आए, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट का नाम देते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट, और इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसको डॉट प्रोडक्ट इस वजह से कहते हैं कि जिन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान हम प्रोडक्ट ले रहे हैं उनके दरमियान डॉट पुट किया जाता है। तो इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, डॉट प्रोडक्ट मीन्स हाउ मच वन वेक्टर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द अदर वेक्टर, कि एक वेक्टर कितना दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। और डॉट प्रोडक्ट बेसिकली एक्सप्लेन्स डाइवर्जेंस। डॉट प्रोडक्ट क्या बयान करती है, बेसिकली वो डाइवर्जेंस शो कर रही होती है कि कितना डाइवर्ज कर रहा है, कोई क्वांटिटी कितनी डाइवर्ज कर रही है। अब एग्जांपल देखते हैं इसकी कि डॉट प्रोडक्ट हमने कहाँ पे शो होता है। तो एग्जांपल में वर्क डन की एग्जांपल देखते हैं। वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट है वो वर्क डन की इक्वल होता है। हमने ये 9th में भी पढ़ा हुआ है, W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो जहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आएगा वहाँ पे कॉस थीटा आएगा, ये बात भी आपने याद रखनी है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमने क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बताना है। डिफाइन द क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, व्हाट जियोमेट्रिक इंटरप्रिटेशन डज द क्रॉस प्रोडक्ट हैव, गिव एग्जांपल्स। अब हम देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। तो क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट किसे कहते हैं, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज इज ए वेक्टर क्वांटिटी देन इट इज कॉल्ड अ वेक्टर प्रोडक्ट। इट इज आल्सो कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट।
कि दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम क्या करें, उनका प्रोडक्ट लें और हमें रिजल्ट के तौर पर एक वेक्टर क्वांटिटी मिले, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट का नाम देते हैं। और इसी को हम क्रॉस प्रोडक्ट का नाम भी देते हैं, क्योंकि जहाँ पर जिन दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट लेना है उनके दरमियान में हम क्रॉस का साइन लगाते हैं। तो इसकी जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है वो देखते हैं। जो क्रॉस प्रोडक्ट मींस हाउ मच पैरेललोग्राम एरिया द टू वेक्टर्स ऑक्युपाई। दो वेक्टर्स कितना पैरेललोग्राम का एरिया ऑक्युपाई करते हैं, उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ये होगा। क्रॉस प्रोडक्ट एक्सप्लेन्स रोटेशन ऑफ वेक्टर्स इन स्पेस। स्पेस में वेक्टर कैसे, उस वेक्टर की जो रोटेशन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं। इसके बाद जो इसकी एग्जांपल है वो हम देखते हैं। तो जो हमने टॉर्क देखा हुआ है, टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो टॉर्क है वो इन दो चीज़ों का प्रोडक्ट है। तो हम जब इसको ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इस वजह से दरमियान में क्रॉस का साइन लगाएंगे। टॉर्क इक्वल टू एफ क्रॉस एल इक्वल आ जाएगा एफ एल साइन थीटा, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट में हमने साइन थीटा यूज करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन टॉर्क, शो दैट टॉर्क इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर। टॉर्क को डिफाइन करना है और ये बताना है कि टॉर्क क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है फोर्स और पोजीशन वेक्टर का। तो टॉर्क की सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट ड्यू टू अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। कि टर्निंग इफेक्ट जो प्रोड्यूस होता है किसी भी बॉडी में एक फिक्स्ड पॉइंट के अक्रॉस, जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए तो उसको हम टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स का नाम देते हैं। इसको अब एक्सप्लेनेशन की मदद से हम देखते हैं। तो लेट द फोर्स एफ एक्ट्स ऑन ए रिजिड बॉडी एट पॉइंट पी हुज पोजीशन वेक्टर रिलेटिव टू पॉइंट ओ इज आर। हमारे पास ये एक रिजिड बॉडी मौजूद है, इसका ये पिवट पॉइंट है, यानी कि इस पॉइंट के अक्रॉस इस बॉडी ने रोटेट करना है। तो हम इस बॉडी पे, इस पी पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करते हैं इस डायरेक्शन में। ये जो ऑरेंज कलर में वेक्टर दिखाया गया है, पिवट पॉइंट से लेकर, ओरिजिन ओ से लेकर जिस पॉइंट तक हम फोर्स लगा रहे हैं वहां तक का जो डिस्टेंस है उसको वेक्टर आर से शो किया गया है। द फोर्स एफ कैन बी रिजॉल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये जो फोर्स एफ है इसको दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हम रिजॉल्व कर सकते हैं। एक आएगी एफ साइन थीटा जो परपेंडिकुलर होगी इस वेक्टर आर के, और दूसरे आएगी एफ कॉस थीटा वो पैरेलल होगी वेक्टर आर के। द टॉर्क ड्यू टू एफ कॉस थीटा अबाउट पॉइंट पिवट पॉइंट ओ इज जीरो एज इट्स लाइन ऑफ एक्शन पासिस थ्रू पॉइंट ओ। कि जो एफ कॉस थीटा की वजह से जो होगा हमारे पास टॉर्क वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये और वो वेक्टर दोनों आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। जब पैरेलल हैं तो दोनों के दरमियान एंगल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कॉस जीरो, सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब जो दूसरा है द टॉर्क ड्यू टू एफ कॉस थीटा, ये जीरो हो जाएगा। देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ड्यू टू एफ इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू एफ साइन थीटा ओनली। यानी कि जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो कौन सी कंपोनेंट से होगा, वो एफ साइन थीटा से होगा। जब रिजल्टेंट फोर्स इस आर और एफ के दरमियान जो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, साइन 90 हमारे पास 1 होता है। तो वो किसकी इक्वल आ जाएगा, ये जो होगा हमारे पास जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो इस एफ साइन थीटा जो येलो कलर में वेक्टर दिखाया गया है उस कंपोनेंट से होगा। तो इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो टॉर्क इक्वल आता है एफ साइन थीटा इंटू आर, यानी कि आर एफ साइन थीटा। बेसिकली ये एफ क्रॉस आर आएगा या आर क्रॉस एफ आएगा। तो उससे क्या होगा कि जो एफ है वो फोर्स की वजह से नहीं बल्कि उसके एक कंपोनेंट की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होता है, उसको एफ साइन थीटा कहते हैं। तो एफ साइन थीटा इंटू आर, आर एफ साइन थीटा आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास इट कैन बी सीन दैट द टॉर्क कैन बी डिफाइंड बाय द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड द फोर्स एफ। यानी कि हम इससे देख सकते हैं कि जो हमारे पास टॉर्क है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ से, यानी कि टॉ इक्वल टू आर क्रॉस एफ। और मैंने बताया था जहाँ पे क्रॉस आएगा वहाँ पे साइन थीटा लगता है, तो टॉ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा आ जाएगा। एन यूनिट वेक्टर ये बेसिकली उसकी डायरेक्शन के लिए है। तो इसकी मदद से हमें पता चला कि टॉर्क क्या है, एक वेक्टर प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या है और इसके बाद इक्विलिब्रियम की टाइप्स बयान करनी है। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या है? ए फिजिकल सिस्टम मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इफ द नेट फोर्स ऑन ईच ऑफ इट्स इंडिविजुअल पार्ट्स इज जीरो। एक फिजिकल सिस्टम जो काफ़ी सारे पार्ट्स से मिलकर बना हुआ है वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में उस वक्त होगा जब उसके ऊपर हर इंडिविजुअल पार्ट पे लगने वाली फोर्स जीरो के इक्वल होगी। तो हम टाइप्स देखते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स हैं, एक को स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं और दूसरे को डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम दिया जाता है। स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या हैं उनको हम बारी बारी देखते हैं। तो जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, व्हेन इफ बॉडी इज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेज एक्टिंग टुगेदर द बॉडी इज सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है, जब उसके ऊपर कुछ फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं उसके बावजूद भी, तो उसको क्या नाम दिया जाएगा कि वो बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये बुक दिखाई गई है, जो बुक टेबल के ऊपर पड़ी है। इस बुक का वेट डाउनवर्ड है, लेकिन इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होती है। तो ये वेट और नॉर्मल फोर्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये बुक रेस्ट में रहती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है डायनामिक इक्विलिब्रियम, वो देखते हैं। तो व्हेन ए बॉडी इज मूविंग एट ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेज एक्टिंग टुगेदर द बॉडी इज सेड टू बी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। कि जब कोई बॉडी मूव कर रही हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, जब उसके ऊपर कुछ फोर्सेज अप्लाई हो रही हो, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। यानी कि फोर्सेस की मौजूदगी में कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करे तो उसको हम क्या नाम देंगे कि वो बॉडी डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। तो अब इस डायनामिक इक्विलिब्रियम को हम देखते हैं एग्जांपल्स की मदद से। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। दो टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, पहली टाइप क्या है? डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी द बॉडी इज सेड टू बी इन डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। कि जब कोई बॉडी मूव कर रही हो यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी से, तो हम क्या कहेंगे कि वो बॉडी डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। जैसा कि एग्जांपल के तौर पर ए पैराट्रूपर फॉलिंग डाउन विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज इन डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। कि पैराट्रूपर एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ फॉल डाउन कर रहा है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। इसके बाद जो सेकंड इसके हमने पॉइंट बताया, डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी द बॉडी इज सेड टू बी इन डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। जब हम किसी बॉडी को मूव करेंगे यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ, तो उस बॉडी को क्या नाम देंगे? डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम का। फॉर एग्जाम्पल, ए कंपैक्ट डिस्क CD रोटेटिंग इन CD प्लेयर with constant angular velocity is in dynamic rotational equilibrium। कि जब एक CD प्लेयर जो होता है उसमें हम CD डालते हैं, तो वो CD अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो उसका हम क्या नाम देंगे? डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज ग्रांटेड बाय ईच कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशंस बतानी है इक्विलिब्रियम की। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? व्हेन द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो देन द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड। यानी कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितनी भी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, उन तमाम फोर्सेस का सम जीरो के इक्वल हो, तो हम ये कहेंगे कि वो बॉडी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रही है। फॉर एन ऑब्जेक्ट टू सेटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, if Fr is the sum of forces F1, F2, F3, F4 and F5, then the resultant force Fr must be null vector। यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर हमारे पास 5 फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, उन तमाम फोर्सेस का जो सम है वो हमेशा किस की इक्वल आना चाहिए? नल वेक्टर की इक्वल आना चाहिए। यानी कि उनका रिजल्टेंट Fr नल वेक्टर आए तो हम कहेंगे कि वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई कर रही है। यानी कि F नेट इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 अप टू Fn इक्वल टू 0। इसको हम अगर समेशन की फॉर्म में लिखें तो समेशन I1 टू IN और Fi इक्वल टू 0। यानी क्या है कि जितनी भी वैल्यूज होंगी, जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 n तक है,
तो जितनी भी वैल्यूज़ गिवन होंगी वो यहाँ पे पुट करके तो ये उनका सम 0 के इक्वल आएगा। इन फॉर्म ऑफ आई एंड जे कैप कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट्स की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, समेशन ऑफ एक्स आई कैप इक्वल टू 0, समेशन ऑफ वाई जे कैप इक्वल टू 0। इसके बाद हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम देखते हैं। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या है, व्हेन द वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0 देन द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड। किसी ऑब्जेक्ट पे जो सम ऑफ टॉर्क्स है वो 0 के इक्वल आ जाए तो उसको हम कहेंगे कि वो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल आ जाए। For example, for an object to satisfy the second condition of equilibrium, if tau r is the sum of forces tau 1, tau 2, tau 3, tau 4, tau 5, then the resultant force tau r must be the null vector। यानी कि इन तमाम टॉर्क्स को हम ऐड करें तो हमारे पास जो tau r है, जो रिजल्टेंट टॉर्क है, वो 0 के इक्वल आना चाहिए। तो tau net इक्वल टू tau 1 प्लस tau 2 प्लस tau 3 प्लस tau 4 प्लस tau 5 इक्वल टू tau n इक्वल टू 0। तमाम टॉर्क्स, उनका नेट टॉर्क जो हो वो 0 के इक्वल आए। तो इसको अगर समेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो उसी तरह आ जाएगा, समेशन आई टू एन tau i इक्वल टू 0। फॉर सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टू बी सेटिस्फाई, क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। यानी कि कोई भी बॉडी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम उस वक्त सेटिस्फाई करेगी जब क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल आ जाए। अब जहाँ पे ये भी बता चलूँ कि हमें फर्स्ट सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो बेसिकली कुछ एग्जांपल्स हमारे पास, कुछ केसेस ऐसे आए कि जिनमें फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तो फुलफिल हो रही थी लेकिन तब भी बॉडी रेस्ट में मौजूद नहीं थी, वो रोटेट करने लग गई। तो ऐसी जो रोटेटिंग बॉडीज़ होती हैं उनके लिए जो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो लगाई जाती है। तो यहाँ तक हमारे इस चैप्टर के जो कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस थे वो थे। तो मज़ीद कोई भी टॉपिक देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।